नमस्कार और सलाम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की कैंपेन के दौरान 370 का मुद्दा उठाया। नरेंद्र मोदी के मुताबिक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर से बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी के जो एमएलएज हैं, असेंबली सेशन के दौरान उन्होंने 370 को एंटी नेशनल करार दिया। धारा 370 कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा थी, अगर आज नहीं भी है तो वो किस तरह से एंटी नेशनल हो जाती है। 370 इंसर्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था। अंबेडकर उस वक़्त इसके हिमायती थे। यहाँ तक कि संघ के अपने बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी यही राय रखी कि ये सही है। बाद में उनकी राय इस पे बदल गई, लेकिन उस वक्त भी जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, 370 को इंसर्ट उसमें किया गया था, तो उन्होंने इसकी हिमायत की थी। तो कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर निटेड है, उसको किस तरह से एंटी नेशनल या गैर कानूनी करार दिया जा सकता है। लगता है बीजेपी फिर से एक बार कश्मीर को एक इलेक्शन का मुद्दा बनाने के मूड में है। और इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में, झारखंड में हो रही है, लेकिन इससे मुद्दा वहां बनाया जा रहा है। ये उसी तरह है जिस तरह कोई भी नैरेटिव कश्मीर का हो, उसको इस तरह से एक इलेक्शन का मुद्दा ही नहीं बनाया जाता। एक पब्लिक ओपिनियन इस तरह से मोबिलाइज किया जाता है, ये कह के कि ये जितना भी ये भी नैरेटिव है, जो भी कुछ हो रहा है कश्मीर में या होता रहा है, वो एक एंटी नेशनल चीज़ है और उस पे एक नेशन वाइड फ्रेंजी विप अप करने की एक बार फिर से कोशिश है। ये कई सालों से होता रहा है, चाहे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की अगर बात करते थे कश्मीर के लोग, तो उसको भी एंटी नेशनल कहा जाता था। यहाँ तक कि इंटरनेट का बैन हुआ 2019 में 6 महीने के लिए, उसको भी एक नेशनलिस्ट एक्ट कहा गया और कहा गया कि ये ज़रूरी है, इसलिए लोगों की जो हकूक़ हैं वो चाहे क्रश हों, तो ये भी एक नेशनलिज्म के दायरे में देखा गया। यहाँ तक कि कठुआ में जब रेप मर्डर केस हुआ था, तो बीजेपी के और संघ के कई जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, उन्होंने रेप अक्यूज्ड का साथ दिया और यहाँ तक कि भारतीय झंडा उठाकर उन रेप अक्यूज्ड का साथ दिया। तो हमेशा से एक कश्मीर को एक अल्ट्रा नेशनलिज्म के प्रिज्म से देखा गया है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें तो वहाँ की 370 का जो प्रोविजन है उसको भी इसी प्रिज्म से देखा जा रहा है। कोई भी संविधान का कोई प्रोविजन है, कोई हिस्सा है, उस पे डिबेट हो सकती है कि ये फ्लॉड है या ये आउटडेटेड है, लेकिन उसको किस तरह से एंटी नेशनल या एंटी अंबेडकर कहा जा सकता है। पर ये चीज़ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जो आर्टिकल 370 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का एक बेस्ट प्रिंसिपल या नमूना था। और ऐसा नहीं है कि भारत के ही कॉन्स्टिट्यूशन में इस किस्म की एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। ये बहुत सारे देश ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ की डिफरेंटनेस को कायम करने के लिए इस किस्म के की पॉलिसीज़ या इस किस्म के कानून बनाए जाते हैं, जहाँ पे कि वहाँ पे कानून जो हैं वो थोड़े से अलग हों और हट के हों। तो इसे किसी भी तरह से एंटी नेशनल करार नहीं किया जा सकता। अब रही बात ये आर्टिकल 370 फ्लॉड था या आउटडेटेड था,
बीजेपी का मानना है कि 370 के हटने से जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ अच्छा हुआ। तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि ये 370 के जाने से, एब्रोगेशन से बहुत बेहतरी आई है हालात में जम्मू कश्मीर से? कुछ क्लेम्स जो मोदी सरकार की हैं उनको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। एक, वो कहते हैं कि धारा 370 के हटने से टेररिज्म ख़त्म होएगा या हो रहा है। तो टेररिज्म जो है वो आज भी बरकरार है, बल्कि आप हाल ही में देखें कुछ महीनों में बहुत बढ़ोतरी हुई है टेररिज्म में। कश्मीर में ही नहीं, जम्मू के रीजन में जो पिछले 2 दशकों में कंपैरेटिवली क्वाइट पीसफुल था, वहाँ पे भी काफ़ी टेरर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। दूसरा है कि वो कहते हैं कि इससे टूरिज्म जो है वो बेहतर हुआ है। अगर डेटा देखा जाए तो टूरिज्म में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, आते जाते रहे हैं, कई सालों में रहे हैं। इवन मिलिटेंसी के दौरान भी टूरिज्म में अप्स एंड डाउन्स रहे। 90s के दशक में हाल इसमें काफ़ी कमी हुई, लेकिन उसके बाद काफ़ी टूरिज्म पिकअप हुआ। अगर आप टूरिज्म के फिगर्स 2010 से और 2013 के बीच के देखें तो तब भी बहुत ब्रिस्क टूरिज्म जम्मू कश्मीर में था। जो कि आज बीजेपी क्रेडिट देती है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को टूरिज्म रिवाइवल के लिए। शायद पिछला डेटा अगर देखें तो ये फैक्चुअल पोजीशन नहीं है। तीसरी चीज़ का जो वो दावा करते रहे कि यहाँ डेवलपमेंट आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होएगी। क्या इंडस्ट्रीज आई? नहीं आई। कहाँ खुल रही हैं? कौन सी इंडस्ट्रीज बनी हैं? और अगर आप लोकल लोगों की कंप्लेंट्स सुने तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। और सरकार को इसलिए चाहिए कि एक वाइट पेपर लाया जाए जो पब्लिक डोमेन में होए, कि कौन सी नई इंडस्ट्रीज खुली हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, किस चीज़ पे हो रही हैं, और कौन इंडस्ट्रीज के, ये नई इंडस्ट्रीज के ओनर्स हैं, और पुरानी इंडस्ट्रीज कौन सी बंद हुई हैं और क्यों बंद हुई हैं। इस सब पे एक वाइट पेपर जब तक नहीं होगा, हमें इस बारे में पता नहीं चलेगा। पहले जम्मू कश्मीर में होमलेस लोग नहीं होते थे। 2019 से पहले के अगर आंकड़े देखें तो 20,000 से कम होमलेस लोग थे। आज उनकी तादाद लाख से ऊपर है। क्या ये बेहतरी 370 के बाद आई है? 370 का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है क्योंकि उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ के जो कानून है लैंड, खास तौर पे ज़मीन से जुड़े कानून, उसमें काफ़ी बदलाव लाया है, और इसकी वजह से लोगों पर बहुत असर हो रहा है। कई जगह लोगों को एविक्ट किया गया है, लैंड का नेचर चेंज किया गया है। कई जगह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर लोगों से उनकी ज़मीनें ली जा रही हैं और कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा, और कहा जा रहा है कि उनके पास पेपर्स सही नहीं हैं, क्योंकि वो पिछले कानूनों के साथ टैली करते थे, नए कानूनों के साथ नहीं करते हैं। एक अच्छी तब्दीली ज़रूर आई है 370 के बाद। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ और वाल्मीकिज जो यहाँ पे रह रहे थे और सेटल किए गए थे, उनको 70 सालों के बाद एक वोटिंग राइट्स मिले हैं, और वो अब प्रॉपर्टीज़ भी खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर में। वो 70 सालों से अपने हक से महरूम रहे, लेकिन क्या 370 ही जिम्मेदार था उनके हक महरूम करने के लिए, या जम्मू कश्मीर की रियासत जो थी, उसके जो पॉलिटिशियंस थे या हुक्मरान थे, उनकी नैरो सोच और विजन भी इसकी एक बड़ी वजह थी। क्या वो विदिन आर्टिकल 370 कोई ऐसा प्रोविजन नहीं ला सकते थे कि उनको, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज और वाल्मीकिज को अपने राइट्स मिल सके? लेकिन चलिए, बहरहाल उनको अपने हकूक मिले हैं।
वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज की जो संख्या है ये तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग हैं, और वाल्मीकिस जो हैं वो कुछ हजारों में ही हैं। और बाकी जम्मू कश्मीर की आबादी देखें तो 130 से 140 लाख आबादी है। बाकी सबके लिए क्या बेहतर हुआ? एक बड़ा इंडिकेटर बेहतरी का होता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को अगर आप देखें तो हर तरफ से आवाज़ें ये सुनने को मिलती हैं कि इकोनॉमी शैम्बल्स में है जम्मू कश्मीर की, और बिजनेसेस कई ठप हुए हैं, कई होटल्स बंद हो रहे हैं। कश्मीर में तो चले टूरिज़्म आया तो टूरिज़्म से जुड़े जो सेक्टर के लोग हैं उनकी बेहतरी हुई, लेकिन जम्मू की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है 370 के हटने से। यहाँ पे और इसके साथ साथ जिस किस्म के डेवलपमेंट जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उससे जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, जो टूरिज़्म जम्मू में आता है वो ज़्यादातर वैष्णो देवी पिलग्रिमेज का होता है, और वो सीधी गाड़ियाँ जाती हैं और जम्मू शहर में नहीं रुकती। तो ख़ास तौर पे जम्मू के शहर के लोग, जो जम्मू शहर एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब है, वहाँ से वो वैष्णो देवी यात्रा के जो पिलग्रिम्स हैं वो भी अब वहाँ विजिट नहीं कर रहे, और साथ ही में दरबार मूव के बंद होने से वहाँ के बिजनेसेस बिल्कुल ठप पड़े हैं। तो ये है असर जो धारा 370 के हटने से जम्मू कश्मीर पे हुआ है, और ख़ास तौर पे जम्मू शहर जो एक बहुत बहुत बड़ा बीजेपी का गढ़ है वहाँ पे हुआ है। इन सवालों पर जब नरेंद्र मोदी आपसे वोट मांग रहे हैं 370 के नाम पर और कश्मीर के नाम पर, मेरा ख्याल है देश के हर नागरिक को इन सवालों पर गौर करना चाहिए। खास तौर पर जम्मू के लोगों को इस पे गौर करना चाहिए जिनके चुने हुए नुमाइंदे उनके मुद्दे उठाने के बजाय असेंबली में सिर्फ मारपीट कर रहे हैं या नारे लगा रहे हैं कि 370 की बात जो है वो एंटी नेशनल एक्ट है। क्यों वो आपके मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, ये सवाल शायद आपको खुद पूछना चाहिए, क्योंकि जो आपके चुने हुए नुमाइंदे आपके लिए अकाउंटेबल हैं, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं। शुक्रिया। Hello, I'm Anuradha Bhasin, the managing editor of the Kashmir Times, which is now available in a digital format. We bring you in-depth coverage and news analysis to combat the erasure of Jammu, Kashmir and Ladakh. For this, we need your support. Join us in our fight. Become a member today by paying an amount of your choice. Also subscribe to our YouTube news channel and our newsletter for free. Thank you.